तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेनर। आपको आज मिलाना चाहता हूं एक बहुत ही खास पर्सनालिटी से। ये है आदित्य इंफ्रावेंचर के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आदित्य जैन जी। ये चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं, जो एक टीयर 4 या एक स्मॉल इमर्जिंग सिटी आप कह सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, चंद्रपुर जैसे डायमंड फेमस है, हीरा फेमस है, वैसे ही चंद्रपुर फेमस है ब्लैक डायमंड के लिए। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, ब्लैक डायमंड के लिए। और ये ब्लैक डायमंड है कोयला। सबसे ज्यादा पैमाने पर अगर विदर्भ में कहीं कोयला पाया जाता है तो वो चंद्रपुर में है, और ये एक बहुत हॉट सिटी भी है। तो ऐसे सिटी में एक दृढ़ निश्चय के साथ अपनी शुरुआत करके, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पिछले 8-10 साल में 3-4 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, कुछ बहुत अच्छे कस्टमर बेस को डेवलप करके, आदित्य इंफ्रावेंचर से आदित्य जैन जी आज आपके साथ है। और हम आपको बताएंगे रियल चैलेंजेस जो आते हैं टीयर 4 या किसी छोटी सिटी में रियल एस्टेट का काम शुरू करने में। रूबरू करवाएंगे प्रैक्टिकल चीजों से कि अगर आप एक छोटे स्तर पे भी शुरू करना चाहते हो। और इस स्टोरी की एक और खास बात है कि ये एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके घर वाले ऑलरेडी कोल के, लीजिंग के, पेट्रोल पंप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन इनको अपनी एक अलग राह बनानी थी। एक अलग राह बनाने के लिए इन्हें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पसंद आई, और एज अ बिल्डर ये चंद्रपुर में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बेसिक स्क्रैच लेवल पे शुरू करना हो, छोटे सिटी में शुरू करना हो, तो ये इंटरव्यू आपके काम का। एंड तक बने रहिए और पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, जानिए कि आपके काम कैसे आ सकता है। तो आदित्य जी, मैं स्वागत करता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में आपका। थैंक यू। चलिए, तो आदित्य जी इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि आपने जैसा बताया, मतलब आप बताइए कि कहाँ से आपने स्कूलिंग की, कहाँ से कॉलेज कंप्लीट किया, और फिर कैसे आप रियल एस्टेट में आए, वो जर्नी हमें थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरा जो स्कूलिंग है वो चंद्रपुर से ही हुआ है। मैं थोड़े समय के लिए पुणे में गया था टू एक्सप्लोर एंड लर्न दी थिंग्स इन दी मेट्रो सिटी। एक्चुअली मुझे पुणे में जाके बेसिक ये नहीं था कि मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। आई वॉज वॉन्टेड टू गेन अ एक्सप्लोजर ओवर देयर। तो बस उसी के लिए मैं 3 महीने के लिए वहाँ गया था। When I returned back in 2014, एक्चुअली हम लोगों का जो फैमिली बिजनेस है that is purely coal trading and transportation, along with we have a petrol pumps as well. तो मैं रिटर्न आया एंड हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि नहीं, अपना कुछ अलग करना है। ठीक है, फैमिली बिजनेस तो है ही, वो तो पुर्जों की देन है, वो तो मिलेगा ही, बट कुछ अलग करना है। तो आई हैड एंटर्ड इनटू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जहाँ हम लोगों ने बिल्डरशिप एंड डेवलपर्स का ही प्योरली काम चालू किया। जब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ मेरी लाइफ में कि जब मैं एंटर कर रहा था तो मेरे दादाजी ही वॉज देयर। उन्होंने कहा, देखो बिल्डर का काम होता है वो तो क्या है, घर बनाता है, बेचता है, वो निकल जाता है। बट जो खरीदता है वो अपना घर खरीद रहा है, वो अपनी लाइफ टाइम सेविंग से खरीद रहा है। वो आने वाले 15-20 साल उसकी किस्त भरेगा, तब जाके उसे घर मिलेगा, 2 पीढ़ी उसकी घर में रहेगी। तो उसके साथ चीटिंग नहीं करना। द बेसिक इंटेंशन इज कि प्योर हार्ट से काम करना है, अच्छी चीज डिलीवर करना है। और हम लोग क्यों, क्योंकि बहुत छोटे शहर से है तो यहाँ टिकट साइज भी बहुत छोटा है। लाइक मेट्रो सिटीज में टिकट साइज बड़ा है, आपका सेलेबल पर यूनिट साइज बड़ा है, बट यहाँ पे टिकट साइज छोटा होने के कारण हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करना होता है। क्योंकि मोर और लेस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज विल बी डिफर, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, बट बहुत मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा अपार्ट फ्रॉम लैंड कॉस्ट इन द कंस्ट्रक्शन। तो उसमें हमारा टिकट साइज भी छोटा है, फिर उसमें हमें प्रॉपरली सेल करना है, एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर करना है, और अपना कस्टमर बेस एक ब्रांड बनाते हुए चलना है। तो हम लोगों का बेसिक यही होता है कि कस्टमर को जब डिलीवर करें उसके साथ ऐसा रिलेशन बने कि लाइफ लॉन्ग रिलेशन रहे। मतलब क्या होता है छोटे शहरों में खासकर, बिल्डर जब बनाते हैं एंड ही यूज्ड टू जस्ट सेल एंड मूव ऑन टू द अदर प्रोजेक्ट। बट हम जब अपने क्लाइंट को, नए क्लाइंट को सेल करते हैं, हम खुद होके उन्हें बोलते हैं कि ये हमारी पुरानी कस्टमर्स की लिस्ट है। आप किसी को भी रैंडम कॉल लगा के पूछ सकते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट कैसा डिलीवर किया है, कैसा कंस्ट्रक्शन दिया है, एंड आर दे हैप्पी और नॉट। तो मतलब बेसिक वही है कि जब आप किसी को घर दे रहे हैं तो आप इमोशन सेल कर रहे हैं। तो
एक प्रोफेशनल बिल्डर के जैसा नहीं कि बस बनाया बेचा और निकल गया। वी वांट टू मेक एन होम फॉर द पीपल, तो राइट। वो इंटेंशन। चलिए बहुत बढ़िया। कितनी अच्छी बात आदित्य जैन जी ने कही कि उनके दादाजी ने उन्हें ये समझा दिया था कि बेटा आप इस बिल्डर्स बिजनेस में उतर तो रहे हो, लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि आपके लिए तो ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन जो आपसे ले रहा है उसकी जिंदगी भर का एसेट है, जिंदगी भर इसके लिए ईएमआई पे करेगा, तो क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और अच्छा प्रोडक्ट देना। बहुत अच्छी सीख ये हो सकती है। जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स पूरे भारत में हमारे चैनल को देखते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ, एक स्ट्रांग नींव के साथ एक शुरू करना पड़ेगा। चलिए, मैं चंद्रपुर के कुछ लोगों को, अगर जो इस इंटरव्यू को देख रहे हो या देखने वाले हैं, उनको बता दूं कि आदित्य इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आदित्य इन्फिनिटी, आदित्य एनक्लेव, आदित्य रेसिडेंसी के नाम से अलग अलग प्रोजेक्ट चंद्रपुर बना चुके हैं और आगे जाकर भी ये कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो क्योंकि हम लोग बहुत रिसर्च के बाद किसी भी कंपनी का इंटरव्यू लेते हैं, तो ऑलरेडी आदित्य इंफ्रा वेंचर्स चंद्रपुर में एक अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे और भी बिल्डर्स हैं जो चंद्रपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इस इंटरव्यू में हम आपको आदित्य जी के बारे में और बताएंगे कि कैसे इन्होंने शुरू किया। तो आदित्य जी मुझे बताइए, ये शुरू करने से पहले आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? आपके लिए मेंटर कौन रहे? मतलब किसको आप मानते थे इस इंडस्ट्री से, या किसी बिजनेसमैन को आप फॉलो कर रहे थे, उनके नक्शे कदम पर चलकर आपने सोचा कि कुछ इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाया जाए, या घर के किसी व्यक्ति से आपके कौन इंस्पिरेशन रहे, मेंटर रहे? द मेन जो एक सबसे बड़े मेरे मेंटर थे, इंस्पिरेशन थे, वो मेरे दादाजी थे। मतलब जिन्होंने चंद्रपुर जैसे, ही वाज बिलोंग टू दिल्ली यूपी, और यूपी से आके उन्होंने लाइक 1980s में वो यहाँ आए, जब उनके पास में कुछ भी नहीं था, एंड ही बिल्ड हिज ओन फाउंडेशन। तो सबसे बड़े मेंटर तो वही थे। जब इंडस्ट्री में एंटर किया तो उन्हीं से बहुत कुछ सीखा। भले ही वो बिल्डरशिप में ना थे, बट उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि उन्हीं से बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते गए। और छोटे शहर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको स्टाफ की। जब आप सेल करने जाते हैं तो स्टाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एजुकेटेड, एक प्रोफेशनल एजुकेटेड सेल्स पर्सन का स्टाफ नहीं मिल पाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होता है। फिर मैं छोटे शहर के लोगों से या बिल्डर से यही कहना चाहूंगा कि ट्राई टू ट्रेन योर स्टाफ। मतलब आप जो आपके पास में जो सेल्स पर्सन है, एक तो सबसे पहली थिंग कि आपको खुद की सेल टीम बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि किसी के पास सेल टीम खुद की होती नहीं है। दे यूजुअली डिपेंड्स अपॉन दी ब्रोकर्स और थर्ड पर्सन टू सेल देयर प्रोजेक्ट। बट उसमें क्या होता है, कोई भी जैसे बिजनेस का या पर्टिकुलर बिल्डरशिप का एक फेज आता है जब आपको सेल कम हो जाता है आपके प्रोजेक्ट में, या यू हैव टू कीप द पेशेंस फॉर द सेल। जैसे अभी कोविड टाइम्स में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स है या जो थर्ड पर्सन सेल करते थे, वो वैनिश हो चुके हैं। दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कमीशन फ्रॉम द सेल। बट व्हेन योर टीम इज वर्किंग फॉर यू, तो आप उन्हें, दे आर, मतलब दे कैन एग्जिस्ट, है ना। अगर कुछ सेल नहीं भी आ रहा है कुछ समय के लिए, तो दे कैन एग्जिस्ट। तो आई सजेस्ट कि वन शुड मेड हिज ओन टीम टू फॉर द सेलिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड बिल्डरशिप का ये है कि वी हैव टू फेस चैलेंजेस एवरी डे। हर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। आपने पास में क्या किया, पुराने प्रोजेक्ट में कैसा किया, कितने में बेचा, कितना बेचा, कैसे बेचा, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो इन द न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी जैसे एक अपन बोलते हैं कि एक बस डाटा स्ट्रॉन्ग होता है, एक ब्रांड बनता है, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन एवरी न्यू प्रोजेक्ट। दिस इज व्हाट आई हैड लर्न्ड। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। जैसा कि हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे, आप जानते हैं हम एक मिशन पे कि आने वाले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना है, प्रैक्टिकल रियल एस्टेट की स्ट्रैटेजीज बतानी है और ऐसे प्रैक्टिकल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स से मिलाना है जो अपने सिटी में काम करें। उनके एक्सपीरियंस से ही तो आप अपने सिटी में कुछ डिसाइड कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो क्यों हम रियल एस्टेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग देते हैं हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में, ताकि हम बहुत सारे बिल्डर्स को, जो उनको 20 साल लग जाते हैं ग्रो करने में, उनको 3 साल में सिखा सके कि ये प्रॉब्लम्स आती है और आप अपनी टीम को ट्रेन करके इतने फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आदित्य जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या चैलेंजेस फेस करे आपने जब स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट शुरू किए? सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में क्या दिक्कतें आई आपको, या कितना डिले हुआ, कौन कौन चीजों से आपको डिले हुआ, वो सब चीजें हमें बताइए। कभी अगर कुछ प्रोजेक्ट रुक जाते थे तो? प्रोजेक्ट तो कभी ऐसा रुका नहीं है, बट हाँ, डिले होने का मेजर प्रॉब्लम होता है कॉन्ट्रैक्टर्स। आपकी जो टीम है, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो क्या स्पीड से काम कर रहे हैं, वो एक मेजर पार्ट है कि
मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स बहुत डिले। हाँ। तो और दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल कम्स फ्रॉम द सेल। राइट। तो दोनों को बैलेंस करते हुए चलना इज द मेजर पार्ट फ्रॉम ऑफ द बिल्डर, हर एक प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे हम लोगों ने शुरू किया, हमारे पास भी पहले सेल्स टीम बिल्कुल भी नहीं थी। कोई भी कस्टमर आता था, वी वर जीरो, है ना, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था। तो फिर धीरे धीरे जैसे हमने प्रोजेक्ट किया तो महसूस हुआ कि नहीं, खुद की सेल टीम होनी चाहिए। वी कांट डिपेंड अपॉन द ब्रोकर्स और थर्ड पार्टी टू सेल आवर प्रोजेक्ट्स। तो वी हैड बिल्ड आवर ओन टीम। एंड कोई भी कंपनी का जो एक ग्रोथ होता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टीम, हाउ द टीम इज वर्किंग। कोई एक इंडिविजुअल कितना भी एफर्ट लगाए, बट जब तक पूरी टीम काम नहीं करेगी तब तक वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो एंड टीम डज नॉट बिलोंग्स ओनली कि आपका कंपनी के कितने लोग हैं या कितने एम्प्लॉय है। योर टीम शुड बी, कॉन्ट्रैक्टर इज अ पार्ट ऑफ योर टीम, एवरी कॉन्ट्रैक्टर, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। हर काम का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिविल वर्क का अलग कॉन्ट्रैक्टर है, पेंटर का अलग है, टाइल्स का अलग है, प्लम्बरिंग का अलग है। एवरी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैव अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो पूरी टीम कैसे काम कर रही है उसके ऊपर बहुत मेजर डिपेंडेंसी है अबाउट योर प्रोजेक्ट। कंप्लीशन डेट, कंप्लीट करना है उसे पोजीशन डेट पे एंड डिलीवर करना है। तो वो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो हमें एक स्मूथली टीम अगर अच्छी बनी तो वो अच्छे से फेस कर पाएंगे। वेरी गुड। तो अभी आपकी खुद की सेल्स टीम काम करती है? कितने लोग आपके पास सेल्स में हैं? सेल्स में 5 लोग हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा एरिया छोटा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा बड़ी टीम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, एकदम परफेक्ट है। छोटे से। टोटल टीम साइज कितना है आदित्य जी आपका अभी आपकी कंपनी में जो काम कर रहे हैं? टोटल टीम साइज 20 पीपल्स का है। अच्छा, वेरी गुड। कितने वेंडर्स आपके प्रोजेक्ट पे मटेरियल सप्लाई करते हैं जब आपका काम चलता है ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज एक प्रोजेक्ट पे अराउंड 15 to 20 वेंडर्स रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने लेबर्स ने आज तक आपके साथ काम किया है आपके एक्सपीरियंस? लेबर्स एक प्रोजेक्ट में अराउंड 100 लेबर्स रहते हैं। वेरी गुड। तो जैसे आप 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्मॉल से स्मॉल सिटी में भी, बहुत छोटे लेवल पे भी अगर आप शुरुआत करते हैं, 15-20 लोगों को इन्होंने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दिया है। मिनिमम 20-25 वेंडर इनको मटेरियल सप्लाई करते हैं, 100-150 लेबर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। 300-400 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इज नॉट अ जोक। छोटे लेवल पे भी आप रियल एस्टेट में इतना बड़ा पावर है कि छोटे से छोटे बिल्डर 6 फ्लैट, 10 फ्लैट, 20 फ्लैट, 25 फ्लैट भी अगर आप बनाते हैं, ऐसे साल 10 साल अगर आपने 4 फ्लैट से शुरू किया, फिर 6 फ्लैट, फिर 8 फ्लैट, फिर 10 फ्लैट, फिर 16 फ्लैट, फिर 24 फ्लैट, अगर आप ये भी 5-10 साल किसी छोटी सिटी में कर पाते हैं, तो आप 20-25 लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, 15-20 वेंडर को सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि उनका भी दुकान, उनका भी बिजनेस चलता रहे, और 100-150 लेबर्स को जॉब दे सकते हैं। 200-400-500 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इज नॉट अ जोक। रियल एस्टेट के पावर को समझिए, यही है रियल एस्टेट की फील्ड। और एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एज एन इन्वेस्टर या एज अ रियल एस्टेट एजेंट और रेंटल एजेंट, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रियल एस्टेट के एनकैश कर सकते हैं। आदित्य जी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये 20 की टीम, ये सब काम, क्या लीडरशिप स्ट्रेटेजी पे आप काम करते हैं? क्या लगता है आपका मेन लीडरशिप का मंत्र क्या है? एक लीडर वही है जो अपनी टीम को लेकर चले। बहुत बढ़िया। इट इज नॉट लाइक आपने जस्ट ऑर्डर दे दिया एंड बोल दिया कि आप जाओ और इस तरफ से इस तरीके से उसको सेल करो, आप जाओ और यहाँ पे कॉम्प्लेटिंग करो या यहाँ पे कस्टमर ग्रैब करो। इट्स द इनपुट ऑफ योर टीम, कि आपने टीम का इनपुट लेना है और उसके बाद में म्यूचुअली डिसाइड करना है कि व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजी टू सेल। तो दिस इज व्हाट वी डू इन आवर कम्युनिकेशन फ्रॉम द टीम। हम अपनी टीम से कम्युनिकेट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको हमारी तरफ से क्या हेल्प चाहिए, आप बताइए। कि आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ पोस्टर्स लगने चाहिए, किस टाइप से मार्केटिंग होनी चाहिए, किस टाइप से सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, सोशल मीडिया कौन से एरिया में डिस्प्ले करना चाहिए। एवरीथिंग इज म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन द टीम एंड उसके बाद हम लोग उसको फाइनल करते हैं। एंड जैसे कि आप कह रहे थे कि एक छोटे सिटी में, अभी चंद्रपुर में टाउनशिप का भी ट्रेंड आ गया है। वी हैड लॉन्च द टाउनशिप एज वेल, जिसमें कुछ रो हाउसेस भी है, अपार्टमेंट्स भी है एंड कमर्शियल पोर्शन भी है। तो वी हैड एंटर्ड इनटू द टाउनशिप एज वेल। तो अच्छा, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। तो आने वाला है वो प्रोजेक्ट टाउनशिप का आपका अभी? शुरू हो चुका है? आने वाला है। आने वाला है।
अच्छा, कितने एरिया में प्लान कर रहे एक्चुअली हैं आप? एक्चुअली आदित्य इन्फिनिटी जो प्रोजेक्ट है वो हाँ, इटसेल्फ इज अ टाउनशिप प्रोजेक्ट, ओके, जिसमें रो हाउसेस भी है, अपार्टमेंट्स भी है एंड कमर्शियल बिल्डिंग भी है। वेरी गुड। तो ये डिलीवर कर दिया आपने कि चल रहा है? नहीं, ये ऑनगोइंग है। इसका कमर्शियल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, जो डिलीवर कर दिया है, एंड अच्छा, रेसिडेंशियल पार्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन ये व्हिच वुड बी कितने एरिया डिलीवर्ड। में बन रहा है आपका प्रोजेक्ट आदित्य इन्फिनिटी? दिस इज 1 acre टाउनशिप एंड अच्छा, एक छोटा जी, मिनी टाउनशिप का प्रोजेक्ट हाँ, आपका? मिनी टाउनशिप का 1 acre, प्रोजेक्ट। एक्चुअली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द दी एरिया इन डिमांड। विच यू आर वर्किंग। राइट, तो राइट, राइट, समझ गया, समझ लाइक गया। नहीं, बहुत बहुत लाइक अच्छी इफ बात है। इफ इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हम लोग चंद्रपुर में काम कर रहे हैं, द राइट, कस्टमर इज फ्रॉम द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, एक डिस्ट्रिक्ट राइट, का ही पूरा कस्टमर है। कोई नागपुर का आदमी या अमरावती का आदमी चंद्रपुर में आके अपार्टमेंट बिल्कुल, लेगा। व्हेन बिल्कुल यू नहीं वर्क इन आएगा। द नागपुर, यू गेट सो यू अ गेट पीपल फ्रॉम कस्टमर फॉर द चंद्रपुर, पूरा अमरावती। चंद्रपुर अमरावती पूरा यस, विदर्भ कवर कर लेना है। व्हेन यू आर राइट, वर्किंग इन पुणे और मुंबई, एंटायर देन यू गेट महाराष्ट्र इज पीपल फ्रॉम कवर्ड। नागपुर। यस, एंटायर महाराष्ट्र इज कमिंग। Master is covered. So राइट, according to the area you had to define कि आपका टिकट साइज कितना होना चाहिए, आपका बिल्कुल, प्रोजेक्ट साइज कितना होना चाहिए, एवरीथिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट की टॉप 8 सिटी में काम करते हैं तो उस सिटी के आसपास की छोटी सिटी के लोग वहां घर लेना पसंद करते हैं। इस थोड़ा फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से समझ। अगर आप किसी छोटी टीयर 3 सिटी में काम करते हैं तो टीयर 4 और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के लोग आपके पास आएंगे। टीयर 1 में करेंगे तो टीयर 2 टीयर 3 में सिंप्लीफाई कर देता हूं, टीयर 4 और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के आएंगे। टीयर 2 में टीयर 3 और उसके ऊपर नीचे, टीयर 3 में टीयर 4 और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, टीयर 4 में करेंगे आजू बाजू के छोटे गांव से लोग आपके यहाँ। क्योंकि हर छोटे से छोटे गांव का ये सपना होता है कि हम सबसे नजदीकी डेवलप्ड सिटी में जाकर अपना आगे का जीवन व्यतीत करें। तो जैसा इन्होंने बताया, टीयर 4 में अभी ये काम करे तो उसके आसपास के छोटे छोटे जगह के लोग इनके पास आते हैं, तो वहां की रिक्वायरमेंट वहां की डिमांड के हिसाब से ही होगी। कई बार लोग ये रिसर्च करना भूल जाते हैं, R&D पे ध्यान नहीं देते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत वीक होता है और ऐसा प्रोजेक्ट बना देते हैं कि कोई मेट्रो सिटी से तो उनके यहाँ लेने के लिए आने वाला नहीं। तो अपने लोकल मार्केट को समझना जरूरी है, अपने लोकल मार्केट के आसपास की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है, अपने लोकल कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है वो साइज को और उसके प्राइस को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप टीयर 4 सिटी में काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा आदित्य जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपने बार बार सेल्स के बारे में डिस्कस किया और ये बहुत सही भी बात है कि छोटी टीयर 4 सिटीज में ट्रेंड और स्किलफुल लोग मिलना डिफिकल्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं आदित्य जी, टीयर 1 सिटीज में भी नहीं मिलते, तभी तो रियल एस्टेट में कोचिंग एंड ट्रेनिंग का बहुत डिमांड है और तभी हमारे साथ काम करने वाले बहुत सारे क्लाइंट बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि जब हम उनकी टीम को ट्रेन करते हैं तो उनकी टीम बहुत ज्यादा स्किलफुली परफॉर्म करती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ती है। इसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे आखिरी कुछ क्वेश्चंस में। चलिए और आगे बढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि सेल्स का आपको बहुत डिफिकल्टी आता था, टैलेंटेड स्टाफ नहीं मिलता था, तो आपने सेल्स में टीम को रिक्रूट किया। तो अभी आपका सेल्स का मॉडल कैसे काम करता है? क्या एम्प्लॉइज ही बेचते हैं, चैनल पार्टनर बेचते हैं, कि दोनों मिलके, चैनल पार्टनर, ब्रोकर, एम्प्लॉय का टीम मिलके काम करते हैं? हमने कोशिश की थी कि चैनल पार्टनर और जो टीम है वो दोनों मिलके सेल करें, बट आउटपुट नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, इन द सिटी, एंड आई एम थैंकफुल फॉर द ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि ये आंसर हाँ, हमें बहुत टीयर 4 से आया है कि वहां चैनल पार्टनर और ब्रोकर की ढंग की टीम नहीं मिल पाती। नहीं है यहाँ पे ब्रोकर्स की भी अच्छी टीम नहीं है और थर्ड पार्टी चैनल पार्टनर्स की भी अच्छी टीम नहीं है। तो अभी जो हमारा पूरा सेल हो रहा है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन आवर ओन टीम। हमारी जो कंपनी की टीम है, जो ओन टीम काम कर रही है, उसी के ऊपर पूरा सेल्स है अभी। ओके, and we are getting a very good results. We are getting a very good result. yes नहीं तो यही तो सबसे बड़ी फाइंडिंग है और यही रियल एस्टेट गेम चेंजर इस सीरीज के और इस शो की स्पेशलिटी है कि हम लोकल मार्केट में क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो देखिए। मैं कोई यहाँ बड़े बड़े लेक्चर नहीं बताता, मेरे वेबसाइट पे जाइए, मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने ये कहा था, किसी ऑथर ने कहा था। लोकल मार्केट में क्या चलता है, लोकल मार्केट में क्या होता है, भारत के हर सिटी, हर एरिया, हर स्टेट की नब्ज क्या है, उस नब्ज को पकड़कर वहां पर अगर मैं दवा दूंगा तो दवा काम करेगी। अगर मैं आपको कहूं कि जो चीज दिल्ली में चल रही है वो चीज चंद्रपुर में चलेगी, यूजलेस है, आपका पैसा भी चला जाएगा ट्रेनिंग कोचिंग में, आपकी टीम भी ग्रो नहीं हो पाएगी, आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं होगा। भले मैं दिखने में 5 करोड़ चार्ज करने वाला कोई ट्रेनर या कोच हूं, लेकिन मैं आपको रिजल्ट नहीं दे सकता क्योंकि मैं वहां की लोकल मार्केट को नहीं जानता।
और रियल एस्टेट गेम चेंजर की वजह से जो ये डीपर इंफॉर्मेशन आज हमारे पास है, इसीलिए हम हर सिटी, हर एरिया, हर स्टेट को उसके लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को ट्रेन करते हैं। चलिए आदित्य जी आगे बढ़ेंगे, मुझे ये बताइए मार्केटिंग के लिए आप क्या करते हैं चंद्रपुर जैसे सिटी में जब आप काम कर रहे हो, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज आप लोग कैसी परफॉर्म करते हैं, लीड कहाँ से लाते हैं, थोड़ा ये बताएं ताकि जनता को पता चले कि छोटी सिटीज में लीड जनरेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। Chandra, you must know the industries you are having in and around your city. आपको जो सेल मिलेगा वो इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय से मिलेगा, ये वाला हमारा एक फंडा है। तो जो मतलब इंडस्ट्रीज है एंड उसमें भी कौन सी इंडस्ट्रीज के लोग आपके यहाँ सेटल होना चाहते हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज के ऐसे लोग हैं जो जस्ट काम करने आए हैं, जस्ट 2 और 3 साल ईयर्स में उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए एंड दे विल मूव टू देयर ओन प्लेस। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है, हमारे यहाँ पे WCL है, वो हमारे एक सबसे बड़ा कस्टमर बेस्ड है, क्योंकि कोल माइंस पूरी यहाँ है। तो मोस्ट ऑफ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री में आपका कस्टमर कितने समय बिताने वाला है। If he is spending in a particular industry for 10 or 15 years, then he is your customer. But अगर वो आया is for 2 or 3 years working करने के लिए, then he would not be your customer because he wants to get settled into another country, into metro city, say Nagpur or Pune or maybe Mumbai. Right. So you must know the industries and कौन इंडस्ट्री में, कौन सी इंडस्ट्री में लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, सो दैट दे कैन बिकम योर कस्टमर्स। सुपर, बहुत अच्छा आदित्य जी। देखिए मैं मेरी ऑडियंस को ये बता दूं कि इस आंसर से आपको क्या इनपुट मिला। सबसे पहले तो वहां देखिए आजू बाजू डेवलपमेंट क्या हो रहा है, फिर देखिए कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है, फिर जो इंडस्ट्रीज आ रही है क्या वहां के लोग आपके उस सिटी में सेटल होना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं पता कर पाए तो आपका पूरा कोशिश व्यर्थ हो जाएगा, आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा और आपका मार्केटिंग कभी काम नहीं करे। मार्केटिंग ऐसी जगह में कीजिए जहां डेवलपमेंट हो रहा हो, जहां इंडस्ट्रीज ग्रो करे, वहां इंडस्ट्री के लोग आपके यहाँ सेटल होना चाहते हैं, उनको पिच कीजिए, धीरे धीरे आपका सेलिंग बढ़ेगा। और देखिए ये स्ट्रैटेजी बड़ी सिटी में काम नहीं आती, सब जगह अलग अलग है। तो ये बहुत अच्छा आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। क्या आप किसी सॉफ्टवेयर या टूल का भी यूज करते हैं अपने ऑपरेशन को और अच्छा स्ट्रेंथन करने के लिए, कि अभी मैन्युअली बहुत सारी चीजें आप लोग ऑपरेट करते हैं? Most of the manual ही है, but yes, we use the social media like Facebook and Instagram पे भी बहुत कम सेल है। फेसबुक से ज्यादा लीड्स हमको जनरेशन होती है, फेसबुक से भी लीड जनरेट करते हैं। चलिए मतलब सोशल मीडिया और डिजिटल का भी आप बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत अच्छा। आदित्य जी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की, मतलब क्या आपके लाइफ में कोई ऐसी किताब जिसने आपको इंस्पायर किया हो और उस किताब को पढ़ के आपको लगा आपका माइंडसेट चेंज हुआ और बहुत हेल्प हुआ बिजनेस में? जरूरी नहीं कोई रियल एस्टेट, कोई नॉर्मल पर्सनालिटी की किताब हो सकती है या कोई मूवी जिसने आपको इंस्पायर किया हो, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें? जो इंस्पिरेशन मिलता है ना, वो मेरे ख्याल से आप अगर किसी की रियल लाइफ स्टोरी को देखेंगे तो उससे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ पीपल जिनकी रियल लाइफ स्टोरी को मैंने स्टडी किया है, उन्होंने कैसे ग्रो किया है, कैसे मेहनत की, कैसे फोकस रहे अपने काम पे। तो ऐसे एक दो लोगों के बारे में हमें बताइए, किसको आप बहुत मानते हैं, किनकी लाइफ को आपने स्टडी किया, या कोई ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ते हैं लोग किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की? जैसे कि मैंने मिस्टर रतन टाटा, उनके बारे में कुछ बोलने की किसी को जरूरत ही नहीं है, इंट्रोडक्शन की जरूरत। मेरे भी पर्सनल मेंटर है, आइडल है मेरे लिए। हाँ। तो उनका इंटेंशन अगर आप देखेंगे ना, उनका वर्किंग पैटर्न, उनका इंटेंशन, ही यूज्ड टू वर्क फॉर हिज कंट्री। वो एक मतलब कोई भी काम में वो पैसा कमाने के पीछे नहीं जाते, वो क्वालिटी के पीछे जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है उनके वर्किंग पैटर्न से। तो वही पैटर्न को हम लोग अपनी इंडस्ट्री में, अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि वी नॉट जस्ट वांट टू गो बिहाइंड द मनी, वी वांट टू गो बिहाइंड द क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी देंगे, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखेंगे, अच्छी चीज बना के देंगे, वो डेफिनेटली माउथ पब्लिसिटी से आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एंड चंद्रपुर जैसे जो स्मॉल टाउन है, वहां पे माउथ पब्लिसिटी ही सबसे बेस्ट पब्लिसिटी है। लोग अगर आपके पीठ पीछे अगर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, दैट इज योर सक्सेस, दैट इज योर ग्रोथ, ऐसा मुझे लगता है। बहुत थैंक यू, बहुत बड़ी बात आपने कही। अगर आपके पीठ पीछे भी आपके कस्टमर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपने एक अच्छा मार्केटिंग के लिए ब्रांड अपनी सिटी में खड़ा कर दिया है। बहुत अच्छी बात है आदित्य जी। आगे मैं ये पूछना चाहूंगा, कोई इमोशनल स्टोरी आपके लाइफ में घटित हुई हो इस पूरी जर्नी में खुद का, जब आपने सब बिल्डर लाइन में शुरू किया अपना काम,
तो कोई ऐसी स्टोरी जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, या कभी कोई दादाजी से, या कभी पेरेंट्स से, या कभी कहीं आप गए तो लैंड डील करते समय या कोई फ्लैट बेचते समय कस्टमर बहुत डिफिकल्ट था, आपने कैसे कन्विंस किया? कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि या खरीदते समय आप लैंड ओनर को कन्विंस कर रहे थे कि आप मुझे लैंड बेच दो, या 1 एकड़ जगह जब आपने मिनी टाउनशिप के लिए, कुछ ना कुछ लाइफ में घटित हुआ, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज बताइए। इम्पोर्टेंट तो देखिए, हर एक जो नया दिन आता है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अगर आप उसको सही वे में अगर सीखना चाहे तो ऐसी कोई स्टोरी एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे पास में कस्टमर आए थे who was willing to buy a 3 BHK apartment. तो and that was my first project. That was my first project. तो वो आए मेरे पास में, he was very confused. क्या होता है, आदमी जितना ज्यादा सर्च करता है उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है। तो एक जो हमारा कस्टमर होता है ना, वो सारी जगह घूम के आता है, चारों तरफ घूम के आता है, एंड वो उसका राइट है, he should know the market, he should explore the market. तो उसके बाद में वो आए एंड उन्हें प्रोजेक्ट अच्छा लगा, स्पेस अच्छी लगी, सारी चीजें अच्छी लगी। तो जब कन्वर्सेशन हुआ उनके साथ में, मीटिंग हुई, आई वाज कन्विंसिंग हिम कि क्या होता है, एक ट्रस्ट जो है ना वो बहुत जरूरी है। एंड वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो फिर उतना नाम भी नहीं था, तो वो आए, उनको कन्विंस किया, एंड बातों बातों में ऐसा हुआ, वो इतना ज्यादा कन्विंस हो गए कि उन्होंने अपने इन-लॉज के लिए भी एक यूनिट परचेस कर लिया। मतलब इन-लॉज को बिना बताए मेरे पास में ही बैठे बैठे उन्होंने 2 बुकिंग्स की, 2 अपार्टमेंट की बुकिंग की, एंड एक इन-लॉज के लिए की, एक खुद के लिए की। एंड उसके बाद में मेरे यहाँ से जाने के बाद उन्होंने इन-लॉज को बताया कि मैंने आपके लिए भी एक ऐसा 3 BHK बुक किया है। एंड सेकेंड डे फिर वो रिटर्न है अपने इन-लॉज को लेके कि ये बिल्डर है और मैंने इनके पास में बुक किया है करके आपका भी अपार्टमेंट। तो यू नो कि आपको हर कस्टमर के साथ में, स्पेशली इन टायर 4 सिटी, यू मस्ट पर्सनली मीट योर कस्टमर। एक सेल टीम के ऊपर डिपेंड ना होते हुए, जब वो फाइनल लीड जनरेशन में आया, बुकिंग की तरफ आया, यू शुड मीट योर कस्टमर, और आपका एक्सेस ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर कैन कॉन्टेक्ट यू एनी टाइम। राइट, अगर कुछ भी उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ही कैन कॉन्टेक्ट यू एज अ बिल्डर। तो वो एक जो कनेक्शन बनता है ना कस्टमर के साथ, वो आगे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इस स्टोरी से मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि टियर 4 सिटी हो चाहे टियर 3 सिटी हो, अगर आप शुरू करें अपना करियर और कोई क्लाइंट आपके पास आता है एज अ बिल्डर मिलने, तो वो ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी चेक करने आता है। जब आप एक बॉन्डिंग बनाए रखते हो और आप 100% अगर सेल्स वाले पे डिपेंड रहेंगे और उससे मिलेंगे नहीं, तो कभी भी उसको वो क्रेडिबिलिटी, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। तो आप अगर लॉन्ग टर्म कस्टमर से रिटर्न चाहते उसके थ्रू और ज्यादा बिजनेस निकले, तो आपको मिलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, कस्टमर के साथ एक बॉन्ड, एक रेपो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आदित्य जी, इतनी अच्छी स्टोरी बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रपुर के मार्केट को देखते हुए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है, और क्या वहां पर आपको लगता है चैलेंजेस भी हो सकते हैं, या एक ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में आपके हिसाब से? नहीं, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एवरी सिटी अकॉर्डिंग टू मी, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट। क्योंकि ये रियल एस्टेट में क्या होता है, अगर आपकी कोई इन्वेंट्री अनसोल्ड है, अगर आपका सपोज करके आपने 50 अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग बनाई और उसमें आखिरी तक आपके 2 अपार्टमेंट अनसोल्ड है, आपने पोजीशन दे दिया, फिर भी 2 अपार्टमेंट अनसोल्ड है, योर प्रॉफिट इज ब्लॉक्ड, योर इन्वेंट्री इज ऑन होल्ड, बट इट्स एन असेट, उसकी प्राइस डे बाय डे बढ़ेगी, इट वुड गिव यू एन इंक्रीमेंट। तो जो एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में मिलता है, या जो कहीं और कोई, आई डोंट फील कि और कोई प्रोडक्ट में मिलता होगा जो एप्रिसिएशन असेट्स में मिलता है। तो इट्स योर असेट। अगर वो नहीं भी बिका है तो इट्स योर असेट। तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम कि नहीं बिका है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आपने अभी तक जितना काम किया प्रॉपर चंद्रपुर में ही किया है कि जैसे घुग्गू, स्मूल, आजू बाजू में वहां पर भी आपका कुछ काम? नहीं, प्रॉपर चंद्रपुर में ही काम किया है। चलिए, राइट। एंड आवर नेक्स्ट स्टेप वुड बी फॉर द नागपुर, नॉट फॉर एनी अनदर लाइक मूल या जो भी नियर बाय है, उसके रादर वी वुड मूव टू द नागपुर। वेरी गुड। तो आप तो इनवाइटेड है कभी भी। मैंने आपको बताया कि हमारा ऑलरेडी 3 रियल एस्टेट कंपनी चल रही है, और हम तो काम ही करते हैं लोगों के साथ एज अ म्यूचुअल ट्रस्ट, जॉइंट वेंचर्स में, तो आगे हम उसका प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य जी, मुझे बताइए कि
अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल एस्टेट में सक्सेस का, आपको जो भी 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, अगर कोई सक्सेस का मूल मंत्र आपको पता चला हो कि ये करो तो रियल एस्टेट में सफलता मिल सकती है, तो हमारे अपकमिंग ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, जो आगे रियल एस्टेट में कुछ करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए कि कौन सी 2-3 बातों का ध्यान रखें अगर रियल एस्टेट में सफल होना है? अगर आपको रियल एस्टेट में सफल होना है, यू हैव टू कीप द पेशेंस, एंड सेकंड यू मस्ट बी फोकस। आपको कंटिन्यूस, आपको एक मतलब रिदम में रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आज एक कस्टमर आया था, उससे डील नहीं हुई, डीमोटिवेट होके थोड़ा सा ऐसा हो गया, यार ये तो मेरा डील नहीं हो रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आप आगे बढ़ेंगे तो रियल एस्टेट में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो आप बस टिके रहे, कभी ना कभी आपको वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकेंगे फॉर यू, योरसेल्फ, योर फैमिली, एंड स्पेशली फॉर द सिटी एज वेल। क्योंकि आप कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, डेवलप करते हैं, बनाते हैं, कोई बिल्डिंग अगर आप बनाते हैं, तो यू आर बिल्डिंग योर सिटी एज वेल। हमारा एक मंत्र है, फर्स्ट वी बिल्ड बिल्डिंग, देयर आफ्टर दे बिल्ड अस। पहले हम अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद वो हमें बनाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली योरसेल्फ, इट्स अबाउट योर सिटी एज वेल। कोई भी एक स्काईलाइन आती है, कोई भी एक प्रोजेक्ट आता है, कोई भी एक अच्छी 7 स्टोरी टावर आता है इन चंद्रपुर, 7 स्टोरी टावर लाइक इट वाज नॉट बिल्ट 4 स्टोरी के ऊपर बनता नहीं था, बट वी हैड लॉन्च्ड द 7 स्टोरी बिल्डिंग एज वेल। तो इट्स गुड। अगर रियल एस्टेट इज द बेस्ट फील्ड आई कैन से, और बेस्ट बिजनेस यू कैन डू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। कभी कभी छोटे सिटीज में वैसे मतलब सैंक्शनिंग को लेकर, कोई स्टेट गवर्नमेंट के लॉस को लेकर, जैसे रेरा आया, नोटबंदी आई, फिर कोरोना में भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा, तो आपको छोटे सिटी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? पॉजिटिव पड़ा, नेगेटिव पड़ा, या क्या रिस्पॉन्स आपका रहा, वो थोड़ा हमें बताइए। क्या होता है कि छोटे सिटीज में वो बायलॉस का इम्प्लीमेंटेशन होते होते थोड़ा समय लगता है, क्योंकि फिर भी हमारा क्रेडाई के थ्रू, क्रेडाई जो चैनल है उसके थ्रू हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, जल्द से जल्द यहाँ पे जो ऑफिसर्स है, कंसर्निंग ऑफिसर है, उसे उसके बारे में पूरा अपडेटेड नॉलेज हो जाए, ताकि प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्मूथ हो। बट एक प्रोजेक्ट का जीरो से जब वो शुरुआत होता है, सैंक्शन पार्ट इज द टफेस्ट पार्ट आई कैन से फॉर द बिल्डर। One of the toughest part is one of the toughest is sanctioning. Definitely. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग पूरे भारत में आज हर फील्ड में बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलता, इसमें कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। मुझे अगर सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी है, मैं इंजीनियर्स को रख लूंगा, आईटी इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर। मुझे अगर कोई फाइनेंस कंपनी खोलनी है, मैं एमकॉम को रख लूंगा, सीए को रख लूंगा। मुझे स्कूल खोलना है, टीचर्स को रख लूंगा, एमए बीएड, जो भी मेरा एजुकेशन। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग एक मिशन लेकर उतरे कि 2030 तक कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करे, कोच करे, और आपके जैसे एंटरप्रेन्योर भारत में खड़े हो सके, और आपकी टीम को और एम्पावर कर सके। जो जर्नी आप 10 साल में तय करने वाले थे, वो एक अच्छी ट्रेनिंग एंड कोचिंग कंपनी के साथ आप 3-4 साल में तय कर सके। तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग का क्या रोल है आगे, इसका रियल एस्टेट में आपको क्या भविष्य लगता है, वो थोड़ा हमें बताइए। ट्रेनिंग इज मस्ट एंड जितना आप ट्रेनिंग लोगे या अपनी टीम को दोगे, उतना आप ग्रोथ कर पाओगे, फास्ट भी और सक्सेसफुल भी। तो ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड रियल एस्टेट में ट्रेनिंग ओनली डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम लाइक कि हर फील्ड की आपको ट्रेनिंग देना है। आपको अपने इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देना है, सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग देना है कि हाउ टू गेट वर्क एट दी साइट। कॉन्ट्रैक्टर सही काम कर रहा है कि नहीं, वो बराबर वो टाइम पे, उसको जो टारगेटेड टाइम दिया गया है उस पे वो काम कर रहा है कि नहीं। तो योर साइट इंचार्जेस, योर इंजीनियर्स शुड बी ट्रेन्ड। एंड खाली डिग्री लेके जो इंजीनियर्स अपॉइंट होते हैं उसमें और प्रैक्टिकल काम करने में बहुत बहुत अंतर है। और दूसरा पार्ट है सेल्स का, तो सेल्स ट्रेनिंग इज ऑल्सो मस्ट, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ मतलब कोई रियल एस्टेट में मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि एक आपने ट्रेनिंग दे दी एंड यू हैड कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग जॉब। No, it would not be like that. You have to give different types of training to the different employees working in the different field in your company. Yes, and that's the USP of our company. मैं आपको बताना चाहूंगा, विन विन ट्रेनिंग पूरे भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो रियल एस्टेट के हर चैनल को अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग देती है। बिल्डर्स के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग, डेवलपर्स के लिए अलग, मार्केटिंग एजेंसीज के लिए अलग, इन्वेस्टर्स के लिए अलग,
और एजेंट्स के लिए अलग, और हर लेवल को कवर करते हुए हम डोमेन नॉलेज के साथ साथ फंक्शनल नॉलेज, मतलब जब रियल एस्टेट का पूरा नॉलेज, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का, चाहे सैंक्शनिंग का, चाहे सेलिंग का, और फंक्शनल का नॉलेज की कंपनी बड़ी बनने के बाद कौन से फंक्शंस को अच्छा आपको रन करना है, ध्यान देना, इन दोनों को कंबाइन करके, और फिर रियल एस्टेट में लगने वाले एक चैंपियन और लीडरशिप माइंडसेट, इनको कंबाइन करके हमने ट्रेनिंग बनाई है जिसका नाम है रियल एस्टेट गेम चेंजर्स ट्रेनिंग, RGC, और वही ये बुक का नाम है। और इसीलिए हम आपके जैसे इतने सारे सीईओ, मैंने मेरी PhD के लिए भी 2000 कस्टमर, 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज और 50 से ज्यादा रियल एस्टेट सीईओ से बात की, उनके इंटरव्यूज लिए, उनसे फॉर्म भरवाए, ताकि रिसर्च के द्वारा हमें पता चल सके कि क्या डिमांड है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझा। इस सबको कंबाइन करके ही हम ये रियल एस्टेट गेम चेंजर की ट्रेनिंग पूरे भारत में सबके लिए लेकर आए हैं। अब ये तो हुआ ट्रेनिंग से रिलेटेड। आखिरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक एडवाइजर को, एक एजेंट को किसी भी बिल्डर का प्रोडक्ट्स बेचने से पहले क्या देखना चाहिए, और कैसे वो सफल हो सकता है अगर वो रियल एस्टेट में प्रॉपर काम करे, थोड़ा उसके बारे में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बैकबोन है इस इंडस्ट्री की। जब आप भी और बड़े बिल्डर बनेंगे, आपको भी टीम्स तो बनानी ही पड़ेगी। तो जब आप ग्रो करना चाहते हैं तो इन लोगों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। इनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जो आपके एडवाइजर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस मैं यही देना चाहूंगा कि दे शुड नो दी कस्टमर एंड देयर डिमांड। मतलब कोई भी एडवाइजर कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना ले ले जहां कस्टमर लेना ही नहीं चाहता है, राइट? तो ही शुड नो कि आप कौन सा प्रोजेक्ट पिकअप कर रहे हैं अपने हाथ में लेने के लिए, किस बिल्डर से आप टाइप कर रहे हैं, वो बिल्डर की रेपो कैसी है, क्योंकि उसके लिए भी जब वो कस्टमर से बात करेगा, ही इज अ मिडल मैन, बट कस्टमर जो बाय करेगा वो प्रॉपर्टी बाय करेगा बिल्डर के नाम को, कंपनी के नाम को लेकर के, उनके पुराने प्रोजेक्ट्स देख के। क्योंकि हम जब सेल करते हैं तब बना तो होता नहीं है, वी यूज्ड टू सेल अंडर कंस्ट्रक्शन यू कैन से, और मे बी समटाइम्स ऑन द पेपर ओनली, खाली ब्राउचर्स पे भी हमें सेल करना पड़ता है। तो वो जो कस्टमर लेगा वो उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में देगा। तो मैं यही एक सजेशन देना चाहूंगा कि सिलेक्ट द प्रॉपर्टी, सिलेक्ट द कंपनी, सिलेक्ट द बिल्डर, द प्रोजेक्ट यू आर टेकिंग, फर्स्ट स्टडी द प्रोफाइल ऑफ द बिल्डर, प्रोफाइल ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड देन यू शुड टेक अ प्रोजेक्ट फॉर द सेल, एंड उसके बाद में फिर आप अपना क्लाइंट को और कस्टमर को ढूंढना चालू कीजिए। बट सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आदित्य जी। तो एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगा आदित्य जी, आपका, आपकी पूरी टीम का, मेरी टीम के मेंबर्स का, जिन्होंने ये मीटिंग फिक्स की, ये आज जैसे इंटरव्यू पॉसिबल हो पाया जिनकी वजह से, उन सबका तहे दिल से बहुत धन्यवाद। और आपका स्पेशली बहुत धन्यवाद, अपना समय निकाल के इतने कीमती प्रैक्टिकल आंसर्स आपने दिए, अपने बिजनेस के बारे में आपने जो बारीकियां थी वो लोगों को बताई, जिससे वो भी सीख सके, एक अच्छे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर इन फ्यूचर में बन सके। उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी शब्द अगर आप कुछ कहना चाहे तो। Thank you. All the best for your upcoming book, upcoming ventures.